तो भैया देखो, अब हमको जो अगला टॉपिक लेना है दैट इज़ कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है? देखो क्या होता है कि जब आप नीचे गिरते हैं, है ना, अब फॉर एग्जांपल इवन मैं जब यहाँ पर फ्री फॉल करता हूँ, मान लो अगर आप बहुत ऊपर काफ़ी ज़्यादा 10-20 हज़ार 2-3 हज़ार फुट की ऊंचाई पे चले जाते हैं आप, और फिर आप क्या करते हैं, वहाँ से पैरा जंपिंग करते हैं। पैराग्लाइडिंग के लिए, पैरा जंपिंग के लिए आप वहाँ पर से प्लेन में से जंप करते हैं। तो जब आप लगातार गिरते हैं तो ग्रेविटी आपको लगातार खींच रही है। अब जब ग्रेविटी आपको लगातार खींच रही है तो जैसे जैसे आप नज़दीक आते हैं आपकी स्पीड बढ़ते जाती है। आपके अंदर जो एक्सेलरेशन सेटअप होता है उसी को आप स्मॉल जी बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब हर एक सेकेंड में आपकी जो स्पीड है 9.8 से बढ़ते चले जाएगी। अगर सपोज करो यहाँ पर हवा का रेजिस्टेंस नहीं होता, हवा का रेजिस्टेंस नहीं होता, तो भैया फिर तो मामला कैसा कि आखिर ज़मीन पे टकराए तक तुम्हारी स्पीड लगातार बढ़ते रहना था। मगर होता क्या है एक्चुअल लाइफ में, क्या है मालूम क्या? जब वो कोई भी एक पैराग्लाइडर जब वो नीचे कूदता जंप करता है पैराट्रूपर, तो उसको लगातार क्या होता है, एक हवा का फ्रिक्शन फील होता है, हवा का रेजिस्टेंस फील होता है। अब वो रेजिस्टेंस फोर्स ऐसा होता है कि वो स्पीड के साथ बढ़ता है। मतलब अगर स्पीड बढ़ गया तो रेजिस्टेंस फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स पहले ज़्यादा था, है ना, जब कूदा होगा तो स्पीड कम होगी, तो आपके हवा का रेजिस्टेंस भी कैसा होगा, कम होगा, रेजिस्टेंस फोर्स ड्यू टू एयर। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि स्पीड लगातार बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस फोर्स भी क्या होगा, बढ़ता 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 चला जाएगा। और एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि रेजिस्टेंस फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब उस मामले में क्या हो जाएगा कि अब नेट फोर्स क्या हो गया उस पर, ज़ीरो। तो अब न्यूटन का पहला लॉ कि जब भी कोई चीज़ या किसी बॉडी पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ज़ीरो, तो एक बॉडी एट द रेस्ट रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। तो अब वो यूनिफॉर्म मोशन में नीचे गिरती रहती है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड से गिरी। अब उसकी स्पीड बढ़ेगी नहीं, अब उसकी स्पीड बढ़ेगी नहीं, बस वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरता रहेगा। और उस स्पीड को अपन बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। उस स्पीड को क्या बोलते हैं अपन, टर्मिनल वेलोसिटी की हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पीड जो उसने अटेन किया, अचीव किया, और वो कांस्टेंट था, तो उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब ऐसा ही सीन यहाँ पर भी होने वाला है ना। अब देखो यहाँ एक फ्लूइड है, फ्लूइड में एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को मैंने ड्रॉप किया है, ओके। अब वो लगातार नीचे गिर रहा होगा फ्लूइड के अंदर। तो सबसे पहला मेरा सवाल है आपसे, जरा बताइए इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। विस्कस फोर्स लगेगा, नो डाउट विस्कस फोर्स लगेगा। कौन सी डायरेक्शन में लगता हो, अपवर्ड्स, क्योंकि नीचे गिर रहा तो विस्कस फोर्स, हाँ ये टेंजेंशियली लगता है वो, मगर चलो मैं एरो यहाँ से बता रहा हूँ बताने के लिए कि वो अपवर्ड्स फोर्स है, विस्कस फोर्स। हाँ, और उसके अलावा सॉरी जोर से बोलिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, बिल्कुल सही। एयर रेजिस्टेंस कहाँ से आएगा, फ्लूइड है नहीं। उसके अलावा कोई, एयर कहाँ से आएगा बेटा, ये पानी के अंदर है, फ्लूइड के अंदर है वो। और कोई, उसको क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट, है ना। एक रहेगा अपथ्रस्ट, है ना, ब्योयांसी फोर्स जिसको हम लोग कहते हैं। थोड़ा इसको सही कर डालता हूं मैं, अपथ्रस्ट लगेगा, ब्योयांसी फोर्स जो रहता है ना, तो अपथ्रस्ट जिसे हम लोग कहते हैं वो, ये कहाँ होता है, जैसा कि अगर मान लो ये सरफेस है, पानी का सरफेस है, उस पर कोई ऑब्जेक्ट को आप रखते हैं ऐसा, तो ये जो पानी का जो ये सरफेस है जो उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, अपथ्रस्ट या ब्योयांसी फोर्स उसे कहा जाता है। ये जो फोर्स लगता है विस्कस, ये साइड से लगता है। विस्कस फोर्स कहाँ से लगता है, टेंजेंशियली, और ये अपथ्रस्ट कहाँ लगता है, नॉर्मली टू द सरफेस, ऊपर की तरफ, ओके। और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ। तो अब ऐसा है, मैं ये जानता हूँ कि ग्रेविटी तो लगातार उसको नीचे खींचेगी, तो उसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ते 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 चले जाएगा। एक स्टेज ऐसा आएगा वो यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे गिर रहा है वो, तो मैं बोलूँगा देखो सबसे पहले इस पे एक्ट होने वाला नेट फोर्स क्या है। तो नेट फोर्स एक्टिंग इज ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स, ये फोर्स उस पर नेट फोर्स लग रहा है। और अब ये नेट फोर्स जब इस पर लग रहा है तो मैं ये देखता हूं कि एट टर्मिनल वेलोसिटी,
जब आपका स्फेरिकल ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच चुका होगा। तो एट टर्मिनल वेलोसिटी आपका नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। एट टर्मिनल वेलोसिटी, उसको सिर्फ v से बोलता हूं चलो मैं, तो भैया वहां पर तो नेट फोर्स क्या हो जाता है? 0। बोले 0 क्यों हो जाता है? क्योंकि ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स क्या हो जाता है? बैलेंस। दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस अप थ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स इज इक्वल्स टू 0। अब ऐसा है कि ठीक है, इसको इधर लेके जाओ, ग्रेविटेशनल फोर्स को इधर रहने दो, इसको इधर लेके जाओ, अप थ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या आता? वो आता mg। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या आता? मैं इधर साइड में लिखता हूं mg, जिसको क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास इसका, जिसको हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। ओके, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है, जहां पर रो क्या होगा? डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉल। ये स्फेरिकल बॉल का क्या होगा? डेंसिटी होगा। आई बात समझ में? और अब अगर मैं कहूंगा ठीक है, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा? अगर आपको जानकारी है तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला, ये आपको फ्लूइड का डेंसिटी लेना पड़ता है। हाँ जी, ले लिया। फिर वॉल्यूम ऑफ दिस मटेरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो कि है 4/3 पाई आर क्यूब, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जहाँ पर सिग्मा क्या है? डेंसिटी ऑफ, सॉरी नॉट डेंसिटी, हाँ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, और साथ ही साथ विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा? 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी। देयरफॉर अब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोग ये वैल्यू डालते हैं तो रो मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, 6 पाई ईटा एज इट इज रखो। जस्ट अ मोमेंट, हाँ अपथ्रस्ट लेना है मुझको, अपथ्रस्ट सॉरी। तो सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू स्मॉल जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी। अब देखो बेटा, यहां पे पूरे इक्वेशन में अगर आप देखेंगे दो चीजें आपको कॉमन में नजर आएगी। एक तो हर जगह तुमको पाई पाई नजर आएगा, हर जगह आर भी नजर आएगा। आर का पावर 1, आर का पावर 3, आर का पावर 2। तो ये आर भी कट कर ये आर का पावर 2 हो जाएगा, ये भी आर का पावर 2 हो जाएगा। अब एक काम करो, ये 6 ईटा वी को एक साइड रहने दो, इसको उधर ट्रांसफर कर दो। तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर 6 ईटा वी इज इक्वल्स टू 4/3 आर स्क्वायर रो इंटू जी माइनस 4/3 आर स्क्वायर सिग्मा इंटू जी। अब उसके बाद 6 ईटा वी 4/3 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी। अब एक काम करो, इसको इधर लेके आ जाओ, या फिर मैं इसको यहीं कैंसिल करता हूँ, 2 2 जा 2 3 जा। तो ईटा वी इज इक्वल्स टू 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी। देयरफॉर v इज इक्वल्स टू 2/9 आर स्क्वायर अपॉन वी, नॉट वी, ईटा रो माइनस सिग्मा इंटू जी। तो इस तरह से ये मेरे पास जो फॉर्मूला आ गया 2/ईटा आर स्क्वायर बाय 2/9 आर स्क्वायर बाय ईटा रो माइनस सिग्मा इंटू जी, ये मेरे पास फॉर्मूला आ चुका है टर्मिनल वेलोसिटी का। असल में ये फॉर्मूले को मॉडिफाई भी कर सकते हैं आप ऐसा, ईटा 2/9 आर स्क्वायर बाय वी रो माइनस सिग्मा इंटू जी। अब ये फॉर्मूला आपका यूज किया जा सकता है किसी फ्लूइड की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालने के लिए, है ना, कि भैया उस फ्लूइड में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है। आप क्या करो, उस फ्लूइड का डेंसिटी क्या है वो देख लो,
मटेरियल का डेंसिटी क्या है, बॉल का डेंसिटी क्या है वो देख लो, रेडियस ऑफ द बॉल क्या है वो देख लो, और जब बॉल नीचे गिर रहा होगा तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या थी वो नाप लो। कैसे नापेंगे, आप देखो गिवन टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। तो जब ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर डाल दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर फ्लूइड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है। आई बात समझ में? चलो लिखो। चलिए बेटा ध्यान दीजिए। तो हमारे पास सबसे पहला प्रॉब्लम ये कहता है हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया 10 raised to power -2 मीटर स्क्वायर विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 × 10 raised to power -2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं इमेजिन करूं, मैं ऐसा साइड से देख रहा हूं और ये मेरा मेटल प्लेट है, सॉरी ये मेरा मेटल प्लेट है जो किसी सरफेस पे रखा हुआ है, मगर जो सरफेस पे रखा हुआ है तो उसके बीच में यहाँ पर ऑयल है, वो ऑयल के ऊपर रखा हुआ है। ओके, इस मेटल प्लेट का जो एरिया है, ये पूरा एरिया ये है 10 raised to power -2 मीटर स्क्वायर, और इसको आपको मूव करने के लिए यहाँ पे जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो 1 न्यूटन का लगाना पड़ेगा। जब वो 1 न्यूटन का फोर्स आप लगाएंगे उसके ऊपर तो ये आगे मूव करेगा, ये मेटल प्लेट आगे की तरफ मूव करेगा विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 × 10 raised to power -2 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा इधर लेता हूँ मैं, उसके एरिया में घुस जा रहा मैं। 2 × 10 raised to power -2 मीटर पर सेकेंड। तो ये इतनी वेलोसिटी से मूव करेगा। अगर इस फिल्म की थिकनेस, ये वाला पार्ट, इस थिकनेस को मैं dx से देता हूँ, अगर इस फिल्म की थिकनेस 1.5 × 10 raised to power -3 मीटर है, 1.5 × 10 raised to power -3 मीटर है, तो वो कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ऑयल पता लगाओ। अब देखो, आपको लगने प्लेट पर लगने वाला फोर्स दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, आपको ये फिल्म जो लिक्विड है, लिक्विड की जो लेयर है उसकी थिकनेस दी गई है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का F/A dV/dx। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि भाई ये dV/dx कैसे आएगा यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ब्लू कलर में मैंने बनाया ये पूरी लिक्विड है, जब उसके ऊपर वाली प्लेट, लिक्विड के ऊपर जो प्लेट रखा हुआ है, जब ये 2 × 10 raised to power -2 मीटर पर सेकेंड यानी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आगे जाएगा, लिक्विड की वो लेयर जो इसके प्लेट के साथ चिपकी हुई है, एग्जैक्ट उसकी नीचे वाली लेयर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो आप, तुमको नहीं लगता वो लेयर भी इतनी स्पीड से आगे बढ़ेगी जो उसके साथ चिपकी हुई है? अच्छा ठीक है। और अब जैसे जैसे मैं नीचे जाता हूँ, ड्रैगिंग फोर्स की वजह से या विस्कस फोर्स की वजह से मैं ये नोटिस करता हूँ कि नीचे वाली लेयर की स्पीड क्या हो रही है? कम होते जा रही है। अच्छा, टेबल मूव कर रहा क्या, या सरफेस जो है वो मूव कर रहा क्या? नहीं। तो सरफेस से जो चिपकी हुई लेयर है ऑयल की, वो मूव करेगी क्या? नहीं। तो मतलब सबसे नीचे वाली लेयर की स्पीड कितनी है? 0। तो अब अगर मैं यहां पर dv देखूंगा तो dv कितना आएगा मेरा? फिर ऊपर v -0 जो कि 2 × 10 raised to power -2 -0 यानी कि 2 × 10 raised to power -2 मीटर पर सेकेंड। ये dv की वैल्यू आ गई। अब चलो वैल्यूज डालो। फिर विस्कस फोर्स कितना है? 1 न्यूटन का। एरिया कितना है? 10 raised to power -2 का। dv कितना है? 2 × 10 raised to power -2 का। और dx कितने का है? 1.5 × 10 raised to power -3 का। अब ऐसा है कि चलो ठीक है, ये चलो जाओ ऊपर लेके चले जाओ। देखो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू 1.5 × 10 raised to power -3 जाएगा ऊपर, और बाकी इन सब का नीचे मल्टीप्लिकेशन होगा 2 × 10 raised to power -4। अच्छा -4 हो जाएगा ऊपर, +4 हो जाएगा, -3 + 4 क्या हो जाएगा? 10 10 मल्टीप्लाई बाय 1.5 क्या हो जाएगा? 15 फिर 15/2 क्या हो जाएगा? 7.5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर।
ठीक है, चेक कर लो एक बार आंसर, वैल्यूज चेक कर लो। एरिया 10⁻², dv 2 × 10⁻², dx 1.5 × 10⁻³ दैट्स करेक्ट। ये चले गया ऊपर, हाँ चले गया 2 × 10⁻⁴, ओके, -4 ऊपर जाके +4 हो जाएगा, -3 + 4 1 हो जाएगा, 1 × 1.5 15, ओह सॉरी हाँ बराबर तो था 7.5, तो 15 डिवाइडेड बाय 2 7.5 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। आया समझ में? अब कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट अगले इस पे लगेगा। अरे यार तो चुप बैठ कर, है ना। एक मेटल ब्लॉक है जिसका एरिया आपको दिया गया है 0.10 मीटर स्क्वायर। एक मेटल ब्लॉक है जिसका एरिया आपको दिया गया है 0.10 मीटर स्क्वायर। उसको नीचे खींचने के लिए आप कितना फोर्स लगा रहे हैं? 0.010 या 0.01 किलोग्राम, यानी कि न्यूटन में वो 0.1 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है। आगे ये कह रहा है अ मेटल प्लेट ब्लॉक ऑफ एरिया 0. ओ भैया ये क्वेश्चन इसके साथ अटैच्ड था, मैं भूल ही गया कि ये इसका अटैच्ड क्वेश्चन है। वो अलग अलग क्वेश्चन नहीं, वो नोट्स में गड़बड़ हो गई थी। ओ भैया यहाँ पर से कंटिन्यू करना है, मैं वही तो बोलूँ, यहाँ बहुत सारे डेटा मिसिंग है। वो अटैच्ड है, ये पार्ट जो है, ये क्वेश्चन जो नीचे थ्योरी नजर आ रही ना, ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है। ओके, तो आप ये पूरा एक सेट समझ के चलो। ये डायग्राम के बाद ये आ रहा, अ लिक्विड ऑफ थिकनेस, लिक्विड विद अ थिन फिल्म ऑफ थिकनेस 0.30 मिलीमीटर, ये वाला पार्ट इज प्लेस बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द टेबल। तो वो बोल रहा है कि भैया ठीक है, जब वो आगे मूव करेगा विद द स्पीड ऑफ 0.085 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। सेम पैटर्न, ईटा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए इंटू डी बाय डी एक्स। अच्छा, कितने फोर्स की वजह से आप मूव कर रहे हैं? F इज इक्वल्स टू क्या होता है? mg, 0.01 इंटू 10 यानी 0.1 न्यूटन। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? वो भी 0.1 है। अच्छा ठीक है, dv चेंज इन वेलोसिटी, तो बोले लोएस्ट लेयर पे तो 0 है ना, टेबल के साथ जो लेयर होगी उसकी वेलोसिटी कितनी आएगी? 0, और ऊपर वाली लेयर का जो ब्लॉक की स्पीड है वही उसकी रहेगी। ब्लॉक की स्पीड कितनी है? 0.085 -0 अपॉन dx। अच्छा, dx कितना है बेटा? 0.30 mm। तो ये जो dx है 0.03 mm, यानी 3 × 10⁻⁴ मीटर। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 3 × 10⁻⁴ मीटर। अरे मीटर क्यों लिख रहा हूँ मैं? ठीक है, 0.1 तो हो जाएगा कैंसल। 3 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 0.085। तो चलो अब ये कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा अपने को। डिवाइडेड बाय 0.085, ये आएगा 35.29, ये आएगा 35.29 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। 35.29 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, विस्कस फोर्स से रिलेटेड। ये एनसीईआरटी का है ये क्वेश्चन, या इसके जैसा कुछ आपको आ सकता है एग्जाम में, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना थोड़ा सा। चलो लिख लो फटाफट। तो एक स्टील बॉल है जिसका रेडियस तुमको 0.3 mm यानी कि 3 × 10⁻⁴ मीटर दिया हुआ है। सो द रेडियस ऑफ द स्टील बॉल इज 0.3 mm, 3 × 10⁻⁴ meter. It is falling down with a velocity of 2 meter per second. नीचे गिर रहा है with a velocity of 2 meter per second at a time t. Filled with a tube filled with glycerine having coefficient of viscosity 0.833 Newton second per meter square. तो determine the viscous force. अब विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है? 6 पाई
ईटा आर वी, तो 6 इंटू 3.14 इंटू ईटा, ईटा इज हाउ मच 0.833 और 3 इंटू 10⁻⁻⁴ और v कितना है अपना 2। बस सिंपली मल्टीप्लाई कर यार इसको, कुछ भी नहीं है इसमें। 2 3 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, 36 इंटू 36 इंटू 3.14 और इंटू 0.833 इंटू 10⁻⁻⁴। देखो कितना हो रहा, करो 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 मल्टीप्लिकेशन करो 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 मोबाइल यूज़ मत करना, मैं करूँगा। करो। अरे जेई वालों करो। कितना आ रहा, कितना आ रहा, कहाँ का सॉल्व किया तूने? कहाँ सॉल्व किया? या फिर नीचे वो मोबाइल रखा हुआ है? बेटा तोड़ दूंगा। 94.16 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन। दिस शुड बी योर आंसर। ओके, अब ये कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप ऑफ डायमीटर 1 मिलीमीटर। अगर डायमीटर 1 मिलीमीटर है तो रेडियस कितने का होगा? 0.5 इंटू 10⁻⁻³ है ना। तो रेडियस 1/2 mm, 1/2 इंटू 10⁻³ mm मीटर, सॉरी, falling uniformly with a speed of 2 meter per second through air. The coefficient of viscosity is 1.8 into 10⁻⁻⁵ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। वही पूछा उसने, विस्कस फोर्स क्या आएगा? बहुत आसान। विस्कस फोर्स का क्या फॉर्मूला है? 6 पाई ईटा आर वी। 6 इंटू 3.14, 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, आर कितना है? 1/2 इंटू 10⁻⁻³ वी कितना है? 2। ये 2 और 2 गया, करो 6 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1.8 इंटू 10⁻⁻⁸ करो कितना आ रहा? 6 मल्टीप्लाई बाय 1.8 कितना होगा? या फिर 6 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर दो पहले। 6 4 24 का 4 कैरी 2, 6 1 6, 8, 18.84 मल्टीप्लाई बाय 1.8, 4 8 32 का 2 कैरी 3, 8 8 64, तो हो जाएगा 67, 8 8 64 प्लस 6 यानी कि 70 है ना, तो 0, 8 1 8, 8 प्लस 7 कितना होता? 15, ठीक है। फिर उसके बाद 4 8 8 1 2 11 9 13 3 1 2 3 33.9, तो 33.9 इंटू 10⁻⁻⁸ न्यूटन। पावर चेक कर लेना एक बार।